हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ पर बना हुआ है। आपने सुना होगा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर रिसेंटली एक खबर आई कि 10 हाथियों की मृत्यु हुई है। और इसका जो रीज़न है वो अभी तक सामने नहीं आया था, लेकिन अब उसका रीज़न पता चल चुका है। रिसर्चर्स की टीम ने अब पूरा पता कर लिया है पोस्टमार्टम के माध्यम से। कुछ चीज़ें हैं जो हाथियों के पेट में मिली हैं, जिससे आइडिया लगाया जा सकता है कि उनकी मृत्यु है जो वो किस वजह से हुई है। ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि पिछले 5 सालों की अगर हम बात करते हैं तो 500 से ज़्यादा हाथी हैं जो उनकी मृत्यु हुई है, यानी कि हाथियों की संख्या में कमी है जो वो देखने को मिली है। इसके अलावा क्योंकि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट भी हैं, तो इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्री के लिहाज से यहाँ पर कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक, आपको कोदो बाजरा, ये कोदो बाजरा मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि इस मृत्यु का कारण है जो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का बाजरा है। बाजरा, जी हाँ, वही बाजरा जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, भरपूर मात्रा में आपके मिनरल्स होते हैं, भरपूर मात्रा में जो कि सुपाच्य माना जाता है। और कह सकते हैं आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो उसमें बहुत ज़्यादा हाई रहती है। उसका एक टाइप है जिसमें कुछ चेंजेस हुए, केमिकल चेंजेस आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शंस हुए और ऐसा हुआ। आज हम डिस्कस करेंगे एक कोदो बाजरा के बारे में, जो बाजरा का ही एक टाइप है। प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस है। दूसरी चीज़, ये जो जहरीला बन गया तो उसके पीछे का क्या कारण है, क्या पहले भी इस तरह की कोई खबर आई है, ये भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे नॉर्मली जो हाथियों की पोजीशन है भारत के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। और इनकी जो आप कह सकते हैं प्राकृतिक संरचनाएं कहाँ मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा हमारे बैच के बारे में। और हमारा जो बैच है वो आप देख पा रहे होंगे, P2I फाउंडेशन बैच, जो कि नवंबर बैच है। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पे 28,999 का है। इसकी शुरुआत है जो वो 11 नवंबर से हो रही है शाम को 6 बजे। P2I बैच है, यानी कि प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट इसमें प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेंटोरशिप प्रोग्राम इसमें इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है। बहुत बड़ी एक टीम है जो आपके साथ जुड़ जाएगी और वो आपके साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगी, प्लस आपको आगे तक इंटरव्यू तक ले जाने की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। चलिए, अब हम अपनी खबर पर चलते हैं। और जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें मैंने आपको बताया कि एमपी में जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में जो आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो, इसमें ये घटना हुई है जिसमें कि 10 हाथी हैं जो हाथियों की मौत है जो वो सामने आई है। कारण की अगर हम बात करते हैं, कारणों की बात करते हैं, तो कारण कुछ इस प्रकार है कि कोदो बाजरा जो कि किनारे किनारे वहाँ पर लगा होता है, जहाँ पर जो आदिवासी हैं वो उसकी कृषि करते हैं और उसको वो खाने में यूज़ भी करते हैं। तो ये जो कोदो बाजरा है, इसको खाने की वजह से, इसको खाने से क्या हुआ है कि माइकोटॉक्सिन डेवलप हुआ। माइकोटॉक्सिन का मतलब क्या हुआ कि फंगस से होने वाला कोई भी जहरीला पदार्थ। तो माइकोटॉक्सिन की वजह से, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि कोदो बाजरा में माइकोटॉक्सिन के डेवलप होने से ये मृत्यु हुई है। माइकोटॉक्सिन के विकसित होने से ये मौत है जो हुई है। चलिए, तो अब इस लिहाज से मैंने आपको बताया कि हम इस लेक्चर में क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये कोदो बाजरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ताकि प्री में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप इसको हैंडल कर पाए। कोदो बाजरा का ही एक विशेष प्रकार है। और अगर भारत में से कहें तो भारत में मेनली 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कोदो बाजरा है जो वो भारत में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। और एक का नाम यहां पर बताया जा रहा है कोदरा और वर्गू। कोदरा और वर्गू। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत में किन नामों से जाना जाता है, तो आप ये 2 अगर आपको ऑप्शंस में दिखें तो आप इनको सही मान लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा
किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं? अगर हम पूरे विश्व स्तर की बात करें तो मेनली भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला जो पार्ट है, पश्चिमी अफ्रीका वाला पार्ट है, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये भी आप लिख लें कि भारत में, पाकिस्तान में, दक्षिणी या पश्चिमी अफ्रीका वाला पार्ट, पश्चिमी अफ्रीका वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया वाला जो हिस्सा है उसमें भी ये कोदो बाजरा है जो ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो माना जाता है इसकी उत्पत्ति है जो वो भारत में ही हुई है, और मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है, भारत में ही उत्पत्ति है, भारत में उत्पत्ति है, और मध्य प्रदेश है जो वो ऐसी जगह है जहां पर ये मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, या प्रोडक्शन है जो इसका सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि भारत में किन किन स्थानों पर पाया जाता है, तो भारत में ये गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो आपके पास जो फैक्ट बुक हो उसमें प्लीज़ आप इसमें लिख लीजिए ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मैं आपको अगर रीज़न की बात बताऊँ तो अगर हम बोले तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि बाजरा को सरकार प्रमोट कर रही थी, तो कॉमन सेंस हमारा कह रहा है कि बाजरा बहुत आसानी से होने वाला है। तो कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि है जो वो भारत में सबसे ज़्यादा जिसकी नीड है वो है पानी। पानी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कृषि। तो क्योंकि पानी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो इस वजह से कई बार हमने देखा है कि कृषि में शॉर्टेज जो है वो देखने को मिलती है, जो सीधे तौर पर क्या है कि किसानों की आय के साथ जुड़ जाता है। तो सरकार ने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कई सारी योजनाएं भी चलाई हैं, और पोषण अभियान के तहत भी सरकार ने या मिड डे मील में भी आपने देखा होगा कि बाजरा को इंक्लूड करने की, मोटे अनाज को इंक्लूड करने की बात सरकार बार बार कहती आई है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी हमने सेलिब्रेट किया था लास्ट ईयर। तो आपको यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि ये क्योंकि पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इवन अगर हम कहें तो शुष्क जो खराब भूमि है या शुष्क एरिया है वहाँ पर ये आसानी से डेवलप हो जाता है। तो आप लिख लें खराब भूमि, मैं कोदो बाजरा के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, खराब भूमि में या शुष्क भूमि में ये आसानी से हो जाता है, और जो हमारे आदिवासी हैं या जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है वो इसका सेवन भी करते हैं। तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये कोई ऐसा फल या ऐसी चीज़ है जो सिर्फ जानवर खा रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो आदिवासी है, आदिवासी और आदिवासियों के अलावा जो भी आर्थिक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जो भी आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है वो इसका सेवन करता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जिस तरीके से बाजरा में विटामिन्स की भरपूर मात्रा मिलती है, इसमें भी मिलती है। मिनरल्स हैं जो वो भी इसमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं, भरपूर मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पचाने में बहुत आसान होता है, पचाने में आसान है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। कैंसर रोधी है, कैंसर रोधी। ठीक है, तो ये सारे गुण हैं जो वो इसमें मौजूद हैं, जो कि आपके लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन का काम कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा अब हम दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं, और दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि जो इसकी विषाक्तता का मामला है, मतलब कहने का कि जो जहरीला वाला पार्ट है कि भाई ऐसा क्या हुआ जब ये खाने वाली चीज़ है, आदिवासी खा रहे हैं, ह्यूमंस खा रहे हैं, एनिमल्स भी खा रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये है जो वो टॉक्सिक हो गया, या आप कह सकते हैं कि जहरीला हो गया। तो उसकी अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, क्या सर ये पहली बार ऐसा हुआ है या पहले भी इस तरीके की चीज़ें आ चुकी हैं? तो कुछ शोध हैं जो वो ये बताते हैं कि पहले भी 1922 में पहली बार ऐसा हुआ था। 1922 में पहली बार ऐसा हुआ था जब ये देखा गया था कि इसमें मानवों में और जो जानवरों में, दोनों में ही जो विषाक्तता वाली चीज़ें हैं जो वो देखी गई थी, कि बाजरा में कुछ ऐसा चेंजेस हुए जिसकी वजह से इसमें जहरीलापन आ गया। तो वो मानवों को भी अफेक्ट किया और फिर जो जानवरों को वो भी अफेक्ट किया। तो आप कह सकते हैं कि ये वो साल था जब पहली बार मानवों में और जानवरों में
दोनों में ही इसके इल इफेक्ट्स हैं जो वो देखे गए थे। 1983 वो वर्ष था जब हाथियों की मौत इसकी वजह से हुई थी। पहले भी हाथियों की मौत 1983 में इसके जहरीलेपन की वजह से हो चुकी है, तो पहली बार ऐसा मामला नहीं है। इसके अलावा अभी अगर रीसेंट की बात करें तो 2021 में एक शोध पत्र छपा जिसका नाम था कोदो विषाक्तता कारण विज्ञान और प्रबंधन। इस शोध पत्र के अनुसार 1985 में जो विषाक्तता का कारण है जो वो पहली बार सामने आया था। इनके अनुसार 1985 में पहली बार ये विषाक्तता का कारण आया था। और जो इसमें क्या होता है उसका कारण, और कारण जो उन्होंने बताया वो यही जो मैंने आपको बताया कि जो बाजरा है, बाजरा ना कह करके हमें कोदो बाजरा कहना चाहिए, है ना। कोदो बाजरा है जो, उस कोदो बाजरा में के जो बीज हैं जो वो क्या हो जाते हैं कि उनमें माइक्रोटॉक्सिन डेवलप हो जाता है। मतलब कौन सा माइक्रोटॉक्सिन डेवलप हो जाता है, तो आप याद रखेंगे सीपीए डेवलप हो जाता है। सीपीए डेवलप हो जाता है। सीपीए का मतलब हुआ साइक्लोपियाजोनिक एसिड। साइक्लोपियाजोनिक एसिड, ये आप याद रखेंगे कि इस विषाक्त ये जो चेंजेस हुआ माइक्रोटॉक्सिन कौन सा वाला है, वो सीपीए है, साइक्लोपियाजोनिक एसिड है जो ये डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से ये मौत है जो हुई है। और जब पहली बार जब ऐसा हुआ था तब वैज्ञानिकों ने ये बताया था। और इस वाले डेवलपमेंट को, इस तरीके के डेवलपमेंट को क्या कह देते हैं, कोडुआ विषाक्तता कह देते हैं। कोडुआ विषाक्तता, कोडुआ विषाक्तता कह देते हैं। कोडुआ विषाक्तता इस मामले को कहते हैं जब कोडो बाजरा में कोई माइक्रोटॉक्सिन डेवलप हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर क्या स्थितियां होती हैं जिसमें डेवलप हो जाता है, तो ये बसंत ऋतु में और गर्मियों में, है ना। बसंत ऋतु में और गर्मियों में एक प्रकार का फंगस है जो वो डेवलप हो जाता है। बसंत ऋतु आप चाहें तो लिख लें, बसंत ऋतु में और गर्मियों में और बसंत ऋतु में एक प्रकार का जो फंगस है, ठीक है, वो है जो वो इसमें डेवलप हो जाता है। और एक अर्गॉट, अगर आपने नाम सुना हो, ये नाम भी आप याद रखेंगे, एक परजीवी फंगस है जो कि घास में पाया जाता है, वो इसके भीतर पाया जाता है, ठीक है। एर्गॉट ये एक परजीवी फंगस है, ठीक है, फंगस है जो कि घास में नॉर्मली पाया जाता है, वो इसमें पाया गया है। जो अभी जिसमें हाथियों की मौत हुई है वो उसमें ये भी जो है वो पाया गया है। तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम के बाद उसमें बहुत सारा अमाउंट में जो है वो कोदो बाजरा मिला है, जिसका जब परीक्षण हुआ तो फिर उसके बाद ये हुआ कि इसी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये जहरीला बन गया, और जिसके सेवन से ये जो हाथी हैं इनकी मौत हुई है। अब आप पूछेंगे कि सर इसका क्या सॉल्यूशन है, तो अगर हम सॉल्यूशन पार्ट पर जाएं तो सॉल्यूशन पार्ट पर आपको वैसे देखिए जो भी सॉल्यूशंस अभी मौजूद हैं वो काफ़ी टाइम टेकिंग है। कुछ नाम आप याद रख लीजिए, क्रोमेटोग्राफिक विधियां, ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक विधियां कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफिक विधियां, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमेटोग्राफिक विधियां होती हैं जिससे ये चीज़ पता की जा सकती है कि इस प्रकार का जो बाजरा है उसमें विषाक्तता है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। इसका मतलब हुआ कि हमने जो भी प्लांट बन के आया, क्योंकि देखिए सबसे अच्छी मेन बात यह है कि जब ये बाजरा देखेंगे आप तो देखने, भले ही वो विषाक्त हो चुका है लेकिन उसके बाद वो देखने में बिल्कुल ताज़ा महसूस होगा। तो ये एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से ये पता लगाया जा सकता है कि क्या है, तो उस प्रोसेस में क्या विषाक्तता है या नहीं है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो पूरा मिक्सचर है उसकी परतें हैं जो वो निकालते हैं, और उसके जो भी घटक हैं उसके भीतर उन घटकों का परीक्षण करते हैं, और उस परीक्षण के बाद फिर पता चलता है कि वो चीज़ है या नहीं। तो इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफिक विधियां कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप, क्योंकि ये मैंने बताया कि आपको टाइम टेकिंग है, तो इसके अलावा एक दो नाम और भी आप याद रख लें, क्योंकि प्री में डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं जो कि बाजरा के परीक्षण के लिए प्रयोग में आती हैं। तो एक है उसमें से एलिसा, LFA, बायोसेंसर। ये तीन नाम और याद रखिएगा, एलिसा, LFA और बायोसेंसर।
ठीक है, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, इनके माध्यम से भी किया जाता है, इनसे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो ये इनका अभी प्रॉपर यूज हुआ है। बेसिकली ये सेंसर है और जो कि बता देते हैं कि इसमें विषाक्तता है या नहीं है। इनका प्रोसेस क्या है, इतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो। ठीक है, तो ये आप कह दें तेज़ी से पता चलता है, और ये है जो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो है हाथियों के बारे में। तो अगर हम हाथियों की बात करें तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाथियों की जो संख्या है वो पिछले 5 सालों में 2024 की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि अप्राकृतिक कारणों से होने वाली मौतें हैं, जो 2024 की जो रिपोर्ट है, 2024 की एक रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि अप्राकृतिक कारणों से होने वाली मौतों की अगर हम बात करें तो 528 हाथी हैं जो उनकी मृत्यु हुई है। 528। ठीक है, तो यानी कि ये एक बड़ा मैटर है ना, हाथियों की संख्या है जो वो तेजी से गिर रही है। इसके अलावा अगर हम अभी की बात बताएं कि भारत में कितने हाथी हैं, तो भारत में हाथियों की आबादी, भारत में हाथियों की आबादी ये कितनी है, ये है 25,000 से 30,000। ठीक है, 25,000 से 30,000, तो याद रखें आप 25,000 से 30,000। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एशियन एलिफेंट है जो उसको लुप्तप्राय कैटेगरी में रखा गया है। एशियन एलिफेंट है जो, एशियन एलिफेंट है जो इसको किसमें, लुप्तप्राय कैटेगरी में रखा गया, एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, IUCN के द्वारा जो जारी की जाती है, जिसमें कि एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वुल्नरेबल सारा कुछ होता है, तो उसी में ये लुप्तप्राय कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा प्राकृतिक आकार से अगर कहा जाए तो इनका जो दायरा है ना, जिसमें ये रहते हैं, जो इनका हैबिटेट है आप कह सकते हैं, तो उसमें एक भारी कमी देखने को मिली है। और वो जो कमी है उसमें अगर देखा जाए तो टोटल मिला करके अब केवल मूल दायरा जितना है उसका केवल 3.5% ही इनका रह गया है। ठीक है, तो अभी जो मूल दायरे का 3.5% ही इनका प्राकृतिक आकार है जो वो रह गया। प्राकृतिक आकार है ना, आप कह सकते हैं हैबिटेट के बारे में कि हैबिटेट है जो वो कितना रह गया, तो मूल दायरा जितना है उसका सिर्फ 3.5% रह गया है, 3.5% रह गया है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, तो ये हिमालय की तलहटी पे है ना, हिमालय की तलहटी पर, इसके अलावा आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहां पर भी देखने को मिलते हैं, पूर्वोत्तर भारत में। इसके अलावा मध्य भारत के कुछ जंगल हैं, वहां पर भी इनकी संख्या मिलती है, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में। ठीक है, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी मिलते हैं। इसके अलावा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इतने फैक्ट्स हैं जो वो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। और इसके अलावा भी आपको पता है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो एनवायरनमेंट में एक प्रॉपर टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत भी आप एलिफेंट के बारे में, मतलब एलिफेंट उसमें क्या है कि मेन हो जाता है कि भाई जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से, क्योंकि एलिफेंट है जो वो क्या है अपने एक कॉरिडोर में ही रहता है। ठीक है, उसका कैसा होता है, ये यहाँ रह रहा है और यहाँ से एक कॉरिडोर होगा और यहाँ रह रहा है। अब इस कॉरिडोर में हमने क्या किया है, डेवलपमेंट कर लिया है, तो इनका एक फिक्स एरिया होता है जिसमें ये ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि कुछ डेवलपमेंट हो गया है तो जिसकी वजह से मैन का और एनिमल का इंटरेक्शन हो जाता है, तो इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर क्या है कि लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो जानवर है उसको ज़्यादा क्षति पहुंचती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो इसी के साथ लिंक कर रहा है, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ न्यूज़ में आती है तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वही चीज़ आएगी या नहीं आएगी। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहाँ पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लिंक करना चाहिए। चलिए, तो ये चीज़ें थी जो मुझे आज आपके साथ डिस्कस करना था। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ओम द्विवेदी 007 सर्च करके आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।